हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी क्लासेस पर। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो द्वितीय अफगान साम्राज्य। ठीक है, ये हमारा बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का चैप्टर है। जो हमारा पेपर का नेम रहेगा वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू 1550। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं अपने यूनिट को। तो बेसिकली इस जो चैप्टर का नाम है वो है द्वितीय अफगान साम्राज्य। ठीक है, यानी कि दूसरा अफगान साम्राज्य। बट इस चैप्टर के अंदर हमें जो पढ़ना है ना वो बेसिकली हमें पढ़ना है शेरशाह सूरी के बारे में। अब शेरशाह सूरी कौन थे हमें यही पढ़ना है, उनकी उपलब्धियां क्या थी, उन्होंने कहाँ कहाँ विजय प्राप्त करी है, ये सारी चीज़ें, उनका जो मतलब वो जब उनकी डेथ होती है तो किस तरीके से होती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं शेरशाह सूरी का। तो शेरशाह सूरी 1486 22 मई 1545। ठीक है, यहाँ पे उनकी जो है ये जन्म की सन है और यहाँ पे उनकी डेथ की है। जन्म का नाम फरीद खां, यानी कि शेरशाह सूरी को हम जिस शेरशाह सूरी को जानते हैं उसका रियल नेम जो जन्म के टाइम पे उनके माता पिता ने रखा था वो था फरीद खां। भारत में जन्मा पठान था, यानी ये जो पठान समुदाय से बिलोंग करता था। पठान मतलब कौन होते हैं, जो लोग नहीं जानते मैं बता देती हूँ। जो खान होते हैं बेसिकली, जिनका सरनेम खान होता है वो लोग पठान होते हैं, जिन्होंने हुमायूं को 1540 में हरा के उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया था। हुमायूं कौन थे वो आपको पता होगा, मुगल सम्राट थे। उनको हरा के शेरशाह सूरी यहाँ पे अपना जो साम्राज्य है वो स्थापित करते हैं। शेरशाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया था, जिन्हें उन्होंने पदोन्नति कर सेनापति बनाया और फिर बिहार का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। यानी कि जो ये अपना करियर का शुरुआत करते हैं ये कहाँ से करते हैं, ये बाबर की तरफ से करते हैं। यानी कि पहले बाबर की सेना में एक सैनिक के रूप में काम करते थे, फिर इनके काम को पसंद करके और बाबर ने क्या करा, इनको प्रमोट कर दिया। पदोन्नति का मतलब होता है प्रमोट करना। प्रमोशन इनको दे दिया और सेनापति बना दिया। ठीक है, यहाँ पे ये बन जाते हैं सेनापति और उसके बाद फिर वो बिहार के राज्यपाल बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि गवर्नर टाइप बन जाते हैं वो। फिर 1537 में जब हुमायूं कहीं सुदूर अभियान पर थे, सुदूर किसी जगह का नाम नहीं, सुदूर का मतलब होता है कि कहीं बहुत दूर अभियान पे थे, तब शेर शाह ने बंगाल पर कब्जा कर सूर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, सूर्य वंश की स्थापना हो जाती है। सन 1539 में शेरशाह को चौसा की लड़ाई में हुमायूं का सामना करना पड़ा। चौसा एक जगह है, ठीक है, यहाँ पे हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ाई होती है, जिसे शेरशाह ने जीता। यानी इस लड़ाई को शेरशाह जीत जाते हैं। 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को पूर्ण हराकर, यानी कि एक बार दोबारा से लड़ाई होती है 1540 में, हुमायूं को वो दोबारा से शेरशाह सूरी हरा देते हैं और इतना बुरी तरीके से उनको पराजित करते हैं कि हुमायूं को अपना जो राज्य है, अपना महल छोड़ के, अपने जो बीवी बच्चे उनको लेके भारत से बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, शेर खां की उपाधि लेके संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे करके एक सैनिक के रूप में अपने करियर की शुरुआत करके एंड में पूरे उत्तर जो नॉर्थ इंडिया था वहाँ पे पूरा अपने साम्राज्य की स्थापना करके वहाँ पे ये सम्राट बनते हैं। तो इनका अगर थोड़ा सा जो चाइल्डहुड था उसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो इनका जो चाइल्डहुड रहता है वो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। इनके जो इनके ग्रैंड फादर होते हैं, ठीक है, वो बिहार के एक बहुत बड़े ज़मींदार होते हैं। उसके बाद जो उनकी सारी जायदाद है वो इनके फादर के पास आ जाती है। इनके फादर की 4 बीवियाँ होती हैं। ठीक है, ये 4 शादी करते हैं इनके फादर। उन 4 बीवियों से उनके 8 बच्चे होते हैं, जिसमें से एक होते हैं शेरशाह सूरी। जो इनकी सौतेली माँ होती हैं शेरशाह सूरी की, वो जो है शेरशाह को बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान करना शुरू कर देती है इनके बचपन में। ठीक है, जब शेरशाह सूरी जो होते हैं वो 22 वर्ष के हो जाते हैं, 22 ईयर्स के हो जाते हैं, तब वो वहाँ मतलब घर से भाग जाते हैं। ठीक है, और बाबर की सेना में आके शामिल हो जाते हैं। ठीक है, इससे पहले भी उन्होंने कुछ छोटे छोटे काम किए थे, वो डायरेक्ट बाबर की सेना में नहीं आए थे। ठीक है, वो हमें इतना ब्रीफ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इन शॉर्ट इतना जान लीजिए। उसके बाद क्या होता है, वो जब 22 साल की उम्र में घर से भाग जाते हैं, फिर वो अपने करियर की शुरुआत करते हैं। फिर वो दोबारा से आते हैं बिहार में अपने जो उनके फादर हैं उनकी जायदाद में हिस्सा लेने के लिए। तो जो वहाँ के उस टाइम पर राजा होते हैं वो मना कर देते हैं शेरशाह सूरी को कि आपको जो जायदाद है वो नहीं मिल सकती, बिकॉज आप वहाँ से भाग चुके हो।
ठीक है। बट जब एंड में शेरशाह सूरी के फादर की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो बिहार के राजा होते हैं वो खुद शेरशाह सूरी को बुलाते हैं और सारा का सारे जो जायदाद होते हैं उसके मालिक बना देते हैं शेरशाह सूरी को। ठीक है। उसके बाद फिर वो बाबर की सेना में भी शामिल होते हैं, वहाँ से सेनापति बनते हैं, सेनापति से राज्यपाल बनते हैं, फिर उसके बाद वो हुमायूं से लड़ाई करते हैं, 2 बार युद्ध करते हैं और उसके बाद एंड में वो पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया पे अपना हक जमा लेते हैं, वहाँ के सम्राट बन जाते हैं। तो एक बहुत छोटे से एक बैकग्राउंड से आने के बाद, मतलब इतना भी छोटा बैकग्राउंड नहीं था बट फिर भी एक सिर्फ एक एरिया के जमींदार होने से लेके उनका पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया पे कब्जे होने तक की ये इनकी होती है छोटी सी स्टोरी। एक शानदार रणनीतिकार शेरशाह ने खुद को सक्षम सेनापति के साथ ही एक प्रतिभाशाली प्रशासक भी साबित कर दिया। ठीक है, यानी वो जितने अच्छे से उन्होंने इतनी रणनीति बनाई कि वो मतलब पूरे के पूरे उत्तर भारत पे उन्होंने कब्जा कर लिया, हुमायूं जैसे महान सम्राट को उन्होंने दाद दे दी। तो उसके बाद शेरशाह ने जो खुद, वो एक सेनापति तो थे ही बहुत अच्छे, यानी एक वो युद्ध बहुत अच्छे से लड़ते थे, उसी तरीके से वो उतने ही अच्छे जो थे वो प्रशासक भी साबित होते हैं। 1540 से 1545 तक का इनका ये शासनकाल रहता है। इन 5 सालों के शासन के दौरान उन्होंने नई नगरीय और सैन्य प्रशासन की स्थापना की, पहला रुपया चलाया। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, पहला रुपया चलाया, भारत का डाक व्यवस्था का पूर्ण व्यवस्थित किया, अफगानिस्तान में काबुल से लेके बांग्लादेश के पटगांव तक ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया। ठीक है, यानी कि इनका जो शासनकाल रहता है ना वो इतना छोटा रहता है 5 साल का, उसके बावजूद भी जो इनके तुम कार्य अगर आप लोग पढ़ोगे ना, सिर्फ गूगल पे भी सर्च करोगे तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। जैसे जो ग्रैंड टैंक रोड है, बहुत लंबा रोड है, इसको बनवाया है, और भी बहुत सारे उन्होंने अलग अलग जगहों पे रोड बनवाए हैं। ठीक है, जिनका जो श्रेय जाता है वो शेरशाह सूरी को जाता है। उसके अलावा इन्होंने जो रुपया, जो आज भी हमारे यहाँ पे मुद्रा चलती है रुपया, वो भी इन्होंने ही चलवाई थी सबसे पहले। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने जो डाक व्यवस्था थी उनको फिर से अच्छे से पूर्ण संगठित किया, अच्छे तरीके से उसको चलाया, नगरीय व्यवस्था में चेंज लाए, सेना जो थी उसको अच्छे से डेवलप किया। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्होंने काम किए। और ये भी कहा जाता है जब हुमायूं को पराजित किया था और जब वो आगरा, शेरशाह सूरी उनको पराजित करने के बाद आगरा पहुंचे थे, तो जो मुगल महारानियां थी, रानियां थी, वहाँ की जो भी महिलाएं थी ना, उन्होंने शेरशाह सूरी को देख के अपने सर झुका लिए थे। तब शेरशाह सूरी की आंखों में आंसू आ गए थे वो चीज़ें देख के कि हाँ, अब जो इनका राजा था वो पराजित हो गया, तो ये लोग बिल्कुल बेबस हो गए हैं। तो उन्होंने उनके ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं किया था। शेरशाह सूरी ने महिलाओं पे, उस प्रजा पे, उनको बहुत आराम से वहाँ पे रखा। बट जो शेरशाह सूरी का परिवार था, जो हुमायूं का परिवार था, हुमायूं वहाँ से पराजित होने के बाद उनको लेके चला जाता है। ठीक है, तो साम्राज्य के उनके पूर्ण गठन के बाद में मुगल सम्राट के लिए एक मजबूत नींव रखी, विशेषकर हुमायूं के बेटे अकबर के लिए। अब यहाँ पे जो ये लाइन ली गई है, ये आप सोचेंगे क्यों ली गई है। ठीक है, ये इसलिए ली गई है क्योंकि जो शेरशाह सूरी है ना, शेरशाह सूरी के बाद अकबर ही यहाँ पे बनते हैं सम्राट। अकबर कौन होते हैं? हुमायूं के बेटे होते हैं। अकबर से तो आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। तो पहले हुमायूं से जो सत्ता हासिल करते हैं वो शेरशाह सूरी करते हैं और शेरशाह सूरी से वापस अकबर कर लेता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बंगाल और बिहार पर अधिकार, यानी कि किस तरीके से उन्होंने बंगाल और बिहार के इतने बड़े क्षेत्रफल पे अपना अधिकार जमाया था। बहार खां के दरबार में वो जल्द ही उनके सहायक नियुक्त हो गए और बहार खां के नाबालिग बेटे का शिक्षक और गुरु बन गए। अब बहार खां कौन थे? वो बिहार के सम्राट थे। ठीक है, जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, जहाँ पे जिनसे जो ये शेरशाह सूरी थे वो जायदाद मांगने भी गए थे अपने बाप की, यानी अपने पिता की, बट उनको नहीं मिलती है वहाँ पे। तो उन्हीं के क्या करते हैं, उन्हीं के बेटे के सहायक नियुक्त हो जाते हैं और उनके नाबालिग बेटे के शिक्षक और गुरु बन जाते हैं जो उनको शिक्षा देते हैं। लेकिन कुछ वर्षों में शेरशाह ने बहार खां का समर्थन खो दिया, इसलिए वो 1527 से 28 में बाबर के शिविर में शामिल हो गए। यानी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से जो शेरशाह हैं उन्होंने बहार खान का जो सपोर्ट था उसको खो देते हैं और वो इसी वजह से वो 27-28 में बाबर का जो सेना था उसके अंदर शामिल हो जाते हैं सैनिक के रूप में। बहार खां की मौत पर शेरशाह नाबालिग राजकुमार के संरक्षक और बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं और वहां पे लौट आते हैं।
जब राजा की मौत हो जाती है तो उसके बेटे को संभालने के लिए और उस साम्राज्य को संभालने के लिए एज अ राजपाल वहाँ पे कौन कार्य करता है, शेरशाह सूरी काम करते हैं। बिहार का राज्यपाल बनने के बाद उन्होंने प्रशासन को पुनर्गठन शुरू किया और बिहार में मान्यता प्राप्त शासक बन गए। यानी कि वो एज अ राजपाल ही इतना अच्छे से उन्होंने प्रशासन चलाया कि वहाँ बिहार के जो लोग थे वो उनको सम्राट के रूप में देखने लगे थे। ठीक है, 1538 में बंगाल पर अचानक हमले में शेरशाह ने उनके बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। यानी कि बिहार में तो वो एज अ राजपाल काम कर रहे थे, ठीक है, जनता ने उसको एज अ शासक स्वीकार कर लिया था, बट उसके बाद भी जो बंगाल होता है, बंगाल पे वो अचानक हमला कर देते हैं और वहां पे सत्ता को हासिल कर लेते हैं। अब उसके बाद आ जाता है भ्रष्टाचारियों पे नियंत्रण। अब ऑब्वियसली जो इतना अच्छा राजा है, जो हर चीज को इतने प्यार से चला रहा है, जनता के साथ उसका व्यवहार अच्छा है, ठीक है, सेना वगैरह सब कुछ अच्छे से चल रही है, तो वो भ्रष्टाचार पे तो जरूर नियंत्रण करेगा। तो शेरशाह सूरी इसमें क्या करता है, शेरशाह सूरी एक न्यायप्रिय और ईमानदार शासक था जिसने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी बुलंद आवाज की और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी नीतियां अपनाई। शेरशाह ने अपने शासन के दौरान मस्जिद के मौलवियों एवं इमामों के द्विधारा इस्लाम धर्म के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार पर न सिर्फ लगाम लगाई बल्कि उनके मस्जिद के रखरखाव के लिए मौलवी को पैसे देने भी बंद कर दिए एवं मस्जिदों की देखरेख में मुंशियों को नियुक्त कर दिया। यानी कि सबसे पहले बताती हूँ मुंशी क्या होते हैं। आज जो हम सीए बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, पुराने टाइम पे उनको मुंशी कहा जाता था, जो पैसे की देखरेख करते थे, सारे अकाउंट्स, मतलब कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ लग रहा है, ये चीजें देखते थे ना, उनको मुंशी कहा जाता था। ठीक है, तो ये इतने न्यायप्रिय शासक थे कि इन्होंने क्या करा, इनको लगा कि मस्जिदों में भ्रष्टाचार चल रहा है। ठीक है, भ्रष्टाचार इन द सेंस कि वहाँ पे जो मौलवी हैं, जो इमाम हैं, वो ज़्यादा पैसे लगा के उतना मस्जिद पे मतलब काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनको ये चीज़ गलत लगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, वहाँ पे जो मौलवी थे उनको पैसे देने की जगह मुंशी नियुक्त कर दिया, उनके द्वारा जो पैसे का जो काम था, मस्जिद का जो रख रखाव था, वो यहाँ होने लगा। अब जो हमारा मेन टॉपिक का नाम ही है द्वितीय अफगान साम्राज्य। ठीक है, तो ये इतना जो ये नाम है, ये क्यों रखा टॉपिक का ही नाम, हम तो ये भी बोल सकते हैं शेरशाह सूरी, क्योंकि हमें तो उसी के बारे में पढ़ना है, बट यहाँ पे चैप्टर का नाम रखा गया है द्वितीय अफगान साम्राज्य, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, तो एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। अभी तक शेरशाह ने अपने आप को मुगल सम्राट का प्रतिनिधित्व ही बताता था, पर उसकी चाहत अब अपना साम्राज्य स्थापित करने की होने लगी थी। ठीक है, तो यहाँ क्या करता है वो, शेरशाह सूरी स्टार्टिंग में ये बोलता है कि मैं जब वो राज्यपाल बिहार का बनता है कि मैं जो मुगल सम्राट है उनका ही प्रतिनिधित्व हूँ, यानी मेरा अपना कोई साम्राज्य नहीं है, मैं उन्हीं का एक राजा नियुक्त कराया हूँ। ठीक है, बट मन ही मन में अब उसके अंदर भी एक चाहत पैदा होने लगी थी कि अब मैं अपना साम्राज्य की स्थापना करूं। शेरशाह की बढ़ती हुई ताकत को देख के आखिरकार मुगल और अफगान सेनाओं की जून 1539 में बक्सर के मैदान में भिड़ंत हुई। ठीक है, यानी कि मुगल और अफगानों के साथ जो होती है 1539 में शेरशाह सूरी की लड़ाई हो जाती है बक्सर के मैदान में। मुगल सेनाओं को भारी हार का सामना करना पड़ा। इस जीत ने शेरशाह का साम्राज्य पूर्व से आसाम की पहाड़ियों से लेके पश्चिम में कन्नौज तक बढ़ा दिया। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, साम्राज्य विस्तार हो जाता है। अब अपने साम्राज्य को वैध करने के लिए उन्होंने अपने नाम के सिक्कों को चलाने का आदेश दे दिया। यह मुगल सम्राट हुमायूं को खुली चुनौती थी। यानी कि जब यहाँ पे लड़ाई के जब युद्ध होता है बक्सर का, उसमें जब वो जीत जाते हैं तो वो अपने जो साम्राज्य उसको वैध यानी कि लीगल करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने नाम के सिक्के चला देते हैं। ठीक है, और ये हुमायूं जो होते हैं, हुमायूं के लिए तो एक खुली चुनौती है ना, उनके साम्राज्य में किसी और के नाम के सिक्के चल रहे हैं, तो यही होता है यहाँ पे भी। अगले साल हुमायूं ने खोए हुए क्षेत्रों पर कब्जा वापस पाने के लिए शेर शाह की सेना पर फिर हमला कर दिया, इस बार कन्नौज पे। यानी कि कन्नौज पर एक बार फिर से लड़ाई होती है कन्नौज पे। ठीक है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच अतोत्साहित हो और बुरी तरह से प्रशिक्षित हुमायूं की सेना 17 मई
1540 शेरशाह की सेना से हार गई। यानी कि इस बार भी हुमायूं ने ही सामने से लड़ाई करी है, ठीक है, कन्नौज में। बट इसके बाद भी ज़्यादा ओवर होता है ना, बहुत ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझने के वजह से यहाँ पे भी शेरशाह की सेना से हार जाता है हुमायूं। हर बार इस हार ने बाबर द्वारा बनाए गए मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया और उत्तर भारत पर सूरी साम्राज्य की शुरुआत की, जो भारत का दूसरा पठान साम्राज्य था लोधी साम्राज्य के बाद। यहाँ पे जो लड़ाई होती है कन्नौज पे, इसके बाद हुमायूं बुरी तरीके से पराजित होकर भारत छोड़ने पे मजबूर हो जाता है। यहाँ से जो बाबर जो मुगल साम्राज्य की शुरुआत करता है, वहाँ पे उसका अंत हो जाता है और यहाँ पे सूरी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ये जो सूरी साम्राज्य है, ये दूसरा पठान साम्राज्य साबित होता है। जो पहला होता है वो लोधी साम्राज्य होता है, जो पठान साम्राज्य होता है। दूसरा होता है शेरशाह सूरी। तभी इस जो चैप्टर का नाम है वो द्वितीय अफगान साम्राज्य कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे आता है सरकार और प्रशासन, यानी कि उस टाइम पे सरकार और प्रशासन किस तरीके से चल रहे थे। शेरशाह सूरी एक कुशल सैन्य नेता के साथ साथ योग्य प्रशासक भी थे। उनके द्वारा जो नागरिक और प्रशासन संरचना बनाई गई वो आगे चलकर मुगल सम्राट अकबर ने इस्तेमाल और विकसित की। यानी कि वो इतने अच्छे जो राजा थे और इतने अच्छे वो सैनिक भी थे, ठीक है। उनके द्वारा जो नगरों में, यानी कि जो उसके राज्य थे उसमें और प्रशासन में जो बदलाव लाए गए थे, जो संरचनाएं बनाई गई थी नई, वो इतनी अच्छी थी कि आगे चल के जो हुमायूं का ही वंशज था अकबर, उसने भी उसी की नीतियों को अपनाया। शेरशाह की कुछ मुख्य उपलब्धियां अथवा सुधार इस प्रकार हैं, यानी कि वो किस तरीके से सुधार करते हैं ये हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। इसका पॉइंट 1 यहाँ है 3 धातुओं को सिक्का प्रणाली, यानी यहाँ पे पता चलता है हमें 3 तरीके की धातु की सिक्का प्रणाली उसने शुरू की, जो मुगलों की पहचान बनी। वो शेरशाह द्वारा चलाई गई थी। पहला रुपया शेरशाह के शासन में जारी हुआ था, जो आज के रुपयों का अग्रदूत है। रुपया आज भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मसीशन, मालदीव, सेशेल्स में राष्ट्र मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये कुछ देश के नाम है जहाँ पे रुपया भी चलता है, ठीक है। तो जो रुपये की शुरुआत की गई थी वो शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी, जो अकबर ने भी आगे अपनाई। ग्रैंड टैंक रोड का निर्माण, जो उस समय सड़क आजम या सड़क बादशाही के नाम से भी जाना जाता था। ग्रैंड टैंक रोड की जो शुरुआत है वो भी शेरशाह सूरी ने ही इसका निर्माण करवाया था। जब उस टाइम पे ग्रैंड टैंक रोड के नाम से नहीं जाना जाता था, तब सड़क आजम या फिर सड़क बादशाही, वो इतनी बड़ी सड़क है ना कि इस वजह से उसको सड़क बादशाही या सड़क आजम कहा जाता था। डाक प्रणाली की यहाँ पे विकसित किया जाता है उसको, इसका इस्तेमाल व्यापारी भी कर सकते थे। यह व्यापार और व्यवसाय के संचार के लिए, यानी गैर राज्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले डाक व्यवस्था का पहला ज्ञात रिकॉर्ड है। यानी कि नॉर्मल डाक खाना नहीं था, इसके अंदर जो व्यावसायिक और व्यापारिक रूप से जो कार्य किए जाते थे वो पूरे के पूरे एरिया में पहला ऐसा डाक खाना था जहाँ पे व्यापारी भी इस्तेमाल जिसे कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है कलिंजर का युद्ध। कलिंजर का युद्ध मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो ये चैप्टर है उसका डी एंड हो जाता है। तो वर्ष 1544, ठीक है, 1544 ई में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना सामने आई, जब सम्राट कृतिवर्मन द्वितीय चंदेल ने बघेल राजा वीरभान को शरण दी, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, जो राजा वीरभान है वो बघेली राजा थे। वो क्या, उनको ना कुछ इनके मैटर होता है, जिस वजह से जो शेरशाह सूरी है वो इनको बंदी बना के अपने जो राज दरबार होता है वहाँ पे लेके आते हैं। बट जो ये वीरभान होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं और ये कृतिवर्मन जो हैं सम्राट, इनके शरण में जाके छिप जाते हैं।
मुगल के मित्र को बचाने वाले इस परोपकारी कार्य से सुल्तान शेरशाह सूरी को क्रोध आया। यानी कि जो मुगल के मित्र थे, ये जो वीर भान थे, उनको इन राजा ने बचा लिया कृतिवर्मन ने। तो इससे क्या होता है, इससे जो शेरशाह सूरी है वो क्रोध में हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो अब यहाँ पे क्रोधित हो जाते हैं कि उसने मतलब हमारे दुश्मन को शरण क्यों दी। जिसके बाद चंदेलों की राजधानी पे कलिंजर की घेराबंदी कर दी। ठीक है, यानी कि जो कलिंजर का किला होता है वहाँ पे जो शेरशाह सूरी है वो घेराबंदी करा देते हैं सेना से। शेरशाह का प्राथमिक मांग राजा वीर भांग बघेल का आत्मसमर्पण था। यानी कि जो उनकी शेरशाह सूरी की जो पहली मांग थी वो सिर्फ कृतिवर्मन राजा से यही बोल रहे थे कि जो वीर भान है उनको मुझे सौंप दो। और महाराज कृतिवर्मन अद्वितीय से इनकार करने पर शेरशाह ने कलिंजर पर हमला शुरू कर दिया। यानी कि यहाँ पे जो कृतिवर्मन है राजा, वो मना कर देते हैं कि मैं आपको यह आत्मसमर्पण नहीं करवाऊंगा इसका, जो वीर भान है उनका। तो इसी वजह से जो शेरशाह सूरी है वो कलिंजर पर हमला कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जो किले की दुर्जय सुरक्षा का सामना करते हुए उसने उनकी दीवार को तोड़ने का प्रयास में तोपों का सहारा लिया। ठीक है, जो किला होता है वो आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे किले हैं भारत में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होती है ना, ईंट उनसे बने हुए होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। तो किला जहाँ राजा रहेगा वो तो स्ट्रॉन्ग ही बनाया जाएगा। तो उसकी जो सुरक्षा थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो उस सुरक्षा को तोड़ने के लिए जो शेरशाह सूरी और उनकी जो सेना होती है वो दीवारों को तोड़ने का प्रयास करती है। और दीवारों को तोड़ने के लिए वो किसका सहारा लेती है, तोप का सहारा लेती हैं। दुख की बात है कि ऐसे में एक तोप बमबारी के दौरान एक विस्फोट हुआ, जिसके फलस्वरूप शेरशाह घायल हो गए। हालांकि शेरशाह सुबह तक स्वस्थ हुए। तो यहाँ क्या होता है, जब वो तोप से दीवार पे हमला करते हैं तो एक जो तोप का गोला होता है वो वापस से क्या करता है, जहाँ शेरशाह सूरी खड़े थे उधर की तरफ आके फट जाता है, जिसके वजह से शेरशाह सूरी हैं वो घायल हो जाते हैं बुरी तरीके से। जैसे जैसे सुबह होती है वो थोड़े बहुत ठीक होने लगते हैं, बट फिर भी एक जला हुआ इंसान इतना नहीं ठीक हो सकता है, वो चीज़ तो आप भी जानते होंगे। जैसे जैसे शाम की छाया लंबी होती गई, शेरशाह के स्वास्थ्य खराब होता जा रहा था। अंत बस वे यही चाहते थे कि कलिंजर को समाप्त कर दिया जाए। अंत शेरशाह सूरी की सेना इस युद्ध में जीत गई। यानी कि वो इतनी घायल हालत में भी वो यही चाहते थे सिर्फ कि जो कलिंजर का हम युद्ध कर रहे हैं ये हम इसमें हम विजय हो जाएं, इसमें हम विजेता हों। ठीक है, तो एंड में क्या होता है, इनकी जो सेना होती है वो जीत जाती है ये युद्ध। और जैसे ही वो शेरशाह सूरी सुनते हैं कि कलिंजर का युद्ध उनकी सेना और वो जीत गए हैं, तो वो इतना ही सुन के बस रब का शुक्रिया करते हैं कि ए खुदा तूने मेरी इज्जत रखी, तूने ये युद्ध हमें जिता दिया। और इतना ही कहते कहते उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और यहीं से कलिंजर का युद्ध भी समाप्त होता है और शेरशाह सूरी का भी देहांत यहीं पे हो जाता है। इस प्रकार शेरशाह की कलिंजर की घेराबंदी का अध्ययन समाप्त हो गया। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे शेरशाह सूरी की जो स्टोरी है वो समाप्त होती है, उसी तरीके से हमारे चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। इसमें हमने शेरशाह सूरी के चाइल्डहुड से लेके उनका जो लास्ट सांस होती है वहाँ तक की चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी लगता है कि मैंने पार्ट मिस कर दिया या फिर इसमें कुछ थोड़ी सी कमी लगती है तो आप वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।